नंदन, ओके। नंदिनी आगे तो आगे थोड़ा। या क्विक, लेट्स बी क्विक। मुस्कान, आई कांट हियर एनीवन। आवाज आ रही है दीदी? अब आ रही है। हाँ, तो मैं हिंदी में बोलूं क्या? बोलिए। मेरा नाम सपना है और मैं बिहार से हूँ। और मुझे खुशी इस चीज से मिलती है ना, जैसे मुझे कोई होमवर्क मिला है, मेरा कोई असाइनमेंट है, वो कंप्लीट हो जाती है तो मुझे खुशी मिलती है। हेलो दीदी, मेरा नाम अपर्णा है और मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ। और मुझे सबसे ज्यादा खुशी लोगों की हेल्प करने में मिलती है। हेलो दीदी, मेरा नाम पंकजनी है और मैं रायगढ़ छत्तीसगढ़ जिले से हूँ। और मुझे डांस करना बहुत पसंद है, बहुत खुशी होती है। जल्दी जल्दी। हेलो दी, मेरा नाम नाजिया प्रवीण है और मैं पटना बिहार से हूँ। मुझे लोगों से ज्यादा बात करने में खुशी मिलती है। हेलो दी, मेरा नाम नंदिनी है, मैं जम्मू बिहार से हूँ। मुझे अकेले रहना बहुत खुशी होती हेलो दी, मेरा नाम सलोनी है और मैं पंजाब पटियाला से हूँ। मुझे अपने फैमिली के साथ रह के बहुत खुशी मिलती है। हेलो दीदी, मेरा नाम पायल है, मैं पंजाब पटियाला से हूँ और मुझे दूसरों की हेल्प करने में अच्छा लगता है। मतलब मैं उनकी हेल्प कर रही हूँ, उनको फायदा हो, मतलब मैं उनके हेल्प कर रही हूँ तो मतलब उनका भी मतलब मैं उनका प्रॉब्लम का हल निकाल पाऊँ तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। हेलो दीदी, मेरा नाम डिगेश्वरी है और मुझे सिलाई करके बहुत खुशी मिलती है। हेलो दीदी, मेरा नाम बबली है और मैं पंजाब पटियाले से हूँ। मुझे मेरे फैमिली से बात करके बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। हेलो दीदी, मेरा नाम चंद्रकांता कुमारी है। मैं बिहार से हूँ, डिस्ट्रिक्ट सीतामढ़ी से। मैं एक दूसरे से सवाल करते मुझे जवाब देते मुझे बहुत खुशी आते हैं। हेलो दीदी, मेरा नाम सीमा है और मैं बिहार से हूँ। मुझे दूसरों की मतलब मदद करके मुझे खुशी मिलती है। हेलो दी, मेरा नाम मुस्कान है, मैं बिहार से हूँ। मैं अपना फैमिली से बात करके मैं बहुत खुश होती हूँ। हेलो दीदी, मेरा नाम आंचल है और मैं बिहार से हूँ। मुझे गाना गा के बहुत खुशी मिलती है। हेलो दीदी, मैं किशनगंज बिहार से हूँ और मुझे पेंटिंग करके खुशी मिलती है। ना बोलो। मेरा नाम नंदनी कुमारी। मैं कुछ सोच रही थी। दीदी अब आप बताइए। मेरा नाम अर्शिया है और मुझे किताबें पढ़ने से खुशी मिलती है। तो किसी भी तरीके की किताब हो, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है और उसी से मुझे खुशी मिलती है। मुस्कान, आप बताएंगी। मेरा नाम मुस्कान है, मैं दिल्ली से हूँ और मुझे भी सिमिलरली किताबें पढ़ना और किताबें खरीदने से ज्यादा खुशी मिलती है, वैसे पढ़ती कम हूँ। ये तो लगा ही रहता है कि खरीदी जाए ज्यादा चीजें या पढ़ी जाए। बिल्कुल। ठीक है, तो आपने कुछ कुछ चीजें बताई सभी ने यहाँ पर कि उनको किस चीज से खुशी मिलती है। और जो अगर मैं अपनी संस्था के बारे में बात करूं तो हम ये कहते हैं कि हम एक ऐसी दुनिया की तरफ काम कर रहे हैं या ऐसी दुनिया बनाना चाहते हैं जहाँ जो चीज हमें खुशी देता है हम वो ज्यादा से ज्यादा कर सके। जहाँ हमें रिस्पेक्ट मिले, एक इज्जत मिले, और जहाँ हम सेफ फील करें। या जहां हम सेफ फील करें। कितने लोगों ने हमारी वेबसाइट देखी या जो हमने रिपोर्ट भेजी थी वो कुछ पढ़ने का मौका मिला? यस दी। ठीक है। तो कोई सवाल
इससे पहले कि मैं शुरू करूं फिर से एक थोड़ा सा लेक्चर स्टाइल के अपनी संस्था के बारे में बताऊं, उससे पहले आपके मन में कोई सवाल वन फ्यूचर कलेक्टिव को लेकर? आपको वेबसाइट से क्या क्या समझ आया था और रिपोर्ट से क्या क्या समझ आया, क्या अच्छा लगा, कुछ नहीं समझ आया तो सब पूछ सकते वेबसाइट से समझ में आया था ना कि उसमें मतलब जो काम जो होता है जिसको नारीवाद पे काम होता है, नारीवाद पे काम होता है और उसको मतलब अलग तरीके से आप मतलब काम करते हो उसमें, जिसमें कि क्रोध ना हो, गुस्सा भेदभाव। वगैरह ना हो, भेदभाव ना हो। तो मतलब थोड़ा थोड़ा समझी हूँ, मैं पढ़ी तो हूँ पर थोड़ा थोड़ा समझी हूँ। ठीक है, तो हम एकदम शुरू से शुरुआत करते हैं, पूरा और संस्था के बारे में बताएंगे आपको। मुस्कान, कैन यू एनेबल स्क्रीन शेयरिंग फॉर मी प्लीज? हैं। यस। एंड देन either way I will forward you this deck, तो वो आप दिखा भी सकते हैं, बिकॉज आई अंडरस्टैंड अभी लैपटॉप पे शायद सबको दिखेगा नहीं। बिल्कुल। आई मेड यू को होस्ट, आई थिंक परमिशन आ जानी चाहिए। हाँ, आ गया। लेट मी जस्ट ओपन इट। Is my screen visible for you all? यस, इट्स विजिबल। ठीक है, तो हम वन फ्यूचर कलेक्टिव के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे एक हमने फोटो लगाया है अपनी पूरी टीम का, और जो हमारा टैगलाइन है वो है नर्चरिंग रैडिकल काइंडनेस, जिससे कि हम ये समझते हैं कि दुनिया में किसी भी तरीके का बदलाव लाने के लिए हमें गुस्से से ज्यादा एक काइंडनेस की जरूरत है। एक दूसरे से आराम से प्यार से बात करने की जरूरत है, तभी हम अपनी बात दूसरों को समझा पाएंगे, हम उनकी बात समझ पाएंगे, और तभी जाके कुछ बदलाव आएगा। वरना गुस्से में क्या होता है कि गुस्से में तो सामने वाला भी कुछ बोल जाते हैं, हम कुछ बोल जाते हैं, ना हम समझ पाते हैं उनकी बात, वो हमारी बात इतना समझ पाते हैं। तो इसीलिए हमारा टैगलाइन है नर्चरिंग रैडिकल काइंडनेस, जिसका मतलब यही है कि दुनिया में बदलाव लाने के लिए हमें एक दूसरे से आराम से प्यार से बैठकर बात करनी पड़ेगी, बिना सिर्फ गुस्से से कुछ नहीं होगा। ये संस्था शुरू हुई थी 2017 में, तो आज से करीबन 7 साल पहले, 6 साढ़े 6 साल या ऑलमोस्ट 7 साल पहले। और हमारी फाउंडर है वंदिता मुरारका। उन्होंने भी ऐसे अपने कॉलेज के टाइम पर स्टूडेंट्स के साथ काम किया था, तो धीरे धीरे ये निकल के समझ आ रहा था कि हाँ, ये सोशल जस्टिस का प्रॉब्लम तो है, पेट्रियार्की का प्रॉब्लम तो है, लेकिन लोग उसके बारे में कुछ करना भी चाहते हैं, लोग बदलाव भी लाना चाहते हैं देश में, अपने लिए, अपने साथियों के लिए। लेकिन एक कहते हैं ना कि पता नहीं है कि कहाँ से शुरुआत करें। काफी गुस्सा है कि आसपास आप देखते हैं, न्यूज में देखते हैं कि कितना कुछ हो रहा है, या एक दूसरे दोस्तों से सुनते हैं बातें, अपने घर वालों से बातें सुनते हैं कि किस तरीके का उन्हें, जब वो बाहर निकलते हैं अपने घर से, तो या फिर अपने घर में ही किस तरह इनजस्टिस या असुरक्षित महसूस होता है। तो हमने ये देखा कि लोग इसके बारे में कुछ करना चाहते हैं, स्पेशली जो यंग लोग हैं, जो जो कि 16 या 18 साल के हैं, और वो लोग कुछ करना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि कैसे करें, ये नहीं पता कि किस तरीके से शुरुआत करें। लेकिन एक वो जोश है देश में बदलाव लाने का। तो वहीं से वन फ्यूचर कलेक्टिव शुरू हुआ था। जब शुरू हुआ तो वॉलंटियर्स ही जुड़े थे, कोई पेड एम्प्लॉयमेंट नहीं थी, सिर्फ सब लोग अपना टाइम और अपना स्किल वॉलंटियर करते थे 2017 में। फिर वहां से हमारी शुरुआत हुई, एंड वी से वन फ्यूचर कलेक्टिव हैज ग्रोन टू बी अ कल्चर, अ होम, अ मूवमेंट। हम ये बोलना चाहते हैं कि शुरुआत हमारी गुस्से से हुई थी, लेकिन हमने धीरे धीरे ये देखा है कि सिर्फ गुस्से से बात नहीं चलेगी,
हमें उम्मीद भी रखनी है कि हाँ हम कुछ बदलाव ला सकते हैं, और हमें एक दूसरे से, जिसके साथ हम बिल्कुल मतलब अग्रीमेंट में नहीं है, उनसे बात करना जरूरी है। तो ये हमारे इस तरीके से हमारी शुरुआत हुई थी वन फ्यूचर कलेक्टिव की। अब हमें करीबन 6 साढ़े 6 साल हो चुके हैं। और अब हम आपको थोड़ा बताएंगे कि पिछले कुछ सालों में हमने किस तरीके से अपनी संस्था का काम को और डायरेक्शन दी है, किस तरीके से और फोकस्ड काम किया है। तो हमारा नॉर्थ स्टार, जो कि हम बोलते हैं कि 2030 तक हम क्या करना चाहते हैं, अगले 6 साल में हम क्या करना चाहते हैं। तो हम कहते हैं कि अगले 6 साल में 1 करोड़ लोग जो है विल लिव अ लाइफ ऑफ सेफ्टी, डिग्निटी एंड बिलोंगिंगनेस। मतलब ये 1 करोड़ लोग की जो मैं बात कर रही हूँ इस देश में, वो सुरक्षित महसूस करेंगे। वो उन वो उनकी इज्जत होगी सोसाइटी में, क्योंकि हम कभी कभी देखते हैं कि कुछ लोगों को उतनी इज्जत नहीं मिलती है जितनी एक इंसान को मिलनी चाहिए सोसाइटी में, राइट। इज्जत होगी। और तीसरा, बिलोंगिंगनेस की हम ये बात करते हैं, जैसे कई लोगों ने यहाँ पे बोला ना कि उन्हें क्या खुशी देता है, उन्हें खुशी मिलती है अपने घर वालों से बात करके, अच्छा लगता है। तो उसी तरीके से हम चाहते हैं कि हर किसी के पास ऐसा कम्युनिटी हो, चाहे वो उनके घर वाले हों, उनके दोस्त हों, या वो बाहर जाके कई लोगों से मिले, तो कम्युनिटी बिल्ड हो, ताकि उन्हें अकेला ना महसूस हो। ये हुआ। फिर हम कहते हैं 1 करोड़ people will live a life of safety, dignity and belongingness that is free from discrimination and violence। तो हम ये भी कहते हैं कि हिंसा ना हो, भेदभाव ना हो। हम जानते हैं कि भेदभाव है फिलहाल, लेकिन हम ये सोचते हैं कि अगले 6 साल में हम इतना काम करें, हम इतना बदलाव ला सके कि 1 करोड़ लोग ये भेदभाव ना फेस करें, या फिर सुरक्षित महसूस करें, और हिंसा ना हो। एंड व्हेन वी स्पीक ऑफ द मिशन, कि हम करते क्या हैं, इस ये हमारा गोल है, ये हमारा वो क्या बोलते हैं, नॉर्थ स्टार गोल। अगले 6 सालों में हमको ये करना है, और हम ये कैसे करेंगे। वी से वी फाइट फॉर द राइट ऑफ ईच पर्सन टू लिव अ लाइफ ऑफ सेफ्टी, डिग्निटी एंड बिलोंगिंगनेस बाय कैटलाइजिंग पीपल पावर एंड बिल्डिंग जस्ट इंस्टीट्यूशंस। तो हम ये दो समझे कि हमारा एक गोल है, हमें दिख रहा है, और वहां तक पहुंचने के लिए हम 2 रास्ते अपनाते हैं। और अब मैं उन 2 रास्तों के बारे में बात करूंगी। तो ये 2 रास्ते हैं, एक हम कहते हैं पीपल पावर, और एक हम कहते हैं जस्ट इंस्टीट्यूशंस। पीपल पावर का मतलब क्या है कि हम लोगों के साथ काम करते हैं, डायरेक्टली हम कम्युनिटीज के साथ काम करते हैं। और हम ये समझते हैं कि जैसे हमने बोला ना, वन फ्यूचर कलेक्टिव, तो वो इस जगह से शुरू हुआ कि लोग बदलाव लाना चाहते हैं देश में, भेदभाव हटाना चाहते हैं, या हिंसा जो है उसके लिए कुछ करना चाहते हैं ताकि वो ना हो, या फिर नारीवाद की तरफ कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि किस तरीके से ना। तो हम कहते हैं कि हम कम्युनिटीज के साथ काम करेंगे, हम उनका नॉलेज बिल्डिंग करेंगे, उनको इन्फॉर्मेशन देंगे कि इस तरीके से आप बदलाव ला सकते हैं सोसाइटी में। एक मैंने सुरभि से कुछ टाइम पहले बात की थी, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि हम समझे हम किचन में हैं, और हम सब सिर्फ सामान लोगों के आगे रख देते हैं, और ये सामान है, आप इस सामान को लेकर कुछ बनाइए किचन में। तो पीपल पावर का जो काम है, मैं उसी तरीके से समझाना चाहूंगी जो सुरभि ने मुझे कहा था कि हमारा काम यही है कि हम आपको सारी सब्जियां खरीद के दे सकते हैं, लेकिन उसके बाद उसका बनाना क्या है, उससे बनेगा क्या, वो आपके ऊपर है। तो हम पीपल पावर में वो काम करते हैं। एक तो ये है। दूसरा, ये हम मानते हैं कि किसी भी तरीके का बदलाव लाने के लिए सोसाइटी में हम अकेले काम नहीं कर सकते। हम अकेले तो बिल्कुल काम नहीं कर सकते, और एक अकेला तो कोई कुछ कर कितना बदलाव लाएंगे। अगर हम बोल रहे हैं कि अगले 6 साल में हम 1 करोड़ लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, तो अगर हमारी संस्था में सिर्फ एक ही टीम मेंबर होगा, तो आ, वो कैसे अकेले पहुंचेंगे 1 करोड़ लोगों तक, है ना, 6 साल में। 6 साल बहुत टाइम है, 1 करोड़ बहुत बड़ा नंबर है।
लेकिन अकेले हम नहीं कर पाएंगे। और जब हम अकेले काम करते हैं तो फिर थोड़ा ये भी इशू आता है कि हम क्या क्या करें, हमें सब कुछ नहीं आता। जैसे कुछ चीजें आपको आती हैं, वो चीजें मुझे नहीं आती, और जो चीजें शायद मुझे आती हैं वो शायद आपको नहीं आती। तो हमें पता है कि मुझे क्या आता है, मुझे क्या करना है, और हमें पता है कि आपको क्या आता है और आपको क्या करना है, और हम साथ मिलके काम कर सकते हैं। तो हमारा ये भी मानना है। अब जो जो लोग हिंसा देख चुके हैं अपनी लाइफ में या फेस कर चुके हैं अपनी लाइफ में, वो लोग कैसे बदलाव लाएंगे। तो हम थोड़ा एक्सेस टू जस्टिस की भी बात करते हैं, जिसका मतलब ये है कि अगर आप भेदभाव अगर आप भेदभाव देखते हैं सोसाइटी में, या आप हिंसा देखते हैं सोसाइटी में, तो उसका असर आप पर क्या पड़ता है, और बदलाव लाने के लिए उससे आगे कैसे बढ़े। तो ये दो चीजें हम पीपल पावर में देखते हैं। दूसरा, हम ये बोलते हैं कि हम लोगों को कितना भी बदल लें, जब तक हमारे ये बाकी संस्थाएं नहीं बदलेंगी, बाकी इंस्टीट्यूशंस नहीं बदलेंगे, तब तक लोग भी कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या होता है कि अगर मैं बोलूं मैं कल को वन फ्यूचर कलेक्टिव छोड़कर किसी कॉरपोरेट में काम करना चाहती हूँ, और वहां पर अगर वो बोलते हैं कि नहीं, आपको एक तरीके के कपड़े पहनकर आना है, लेकिन मैं कहती हूँ कि नहीं, मुझे आपके ड्रेस कोड या यूनिफॉर्म जो है वो मुझे नहीं पसंद है, मैं वैसे ही कपड़े पहनना चाहती हूँ जैसे मैं चाहती हूँ। तो क्या होगा कि मैं कितना भी कोशिश कर लूं, मैं नहीं कर पाऊंगी, है ना। तो वन फ्यूचर कलेक्टिव क्या कहता है कि हम लोगों के साथ तो काम करेंगे ताकि लोगों तक नॉलेज पहुंचे, लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचे, और लोग भी सोशल चेंज की तरफ काम करें। लेकिन हम दूसरी संस्थाओं के साथ भी काम करेंगे ताकि वो एक ऐसा इन्वायरमेंट बना सके जहां लोग सोशल चेंज की तरफ काम कर पाए। यूं समझिए कि जैसे अगर मैं फार्मिंग की बात करूं, हम क्या क्या चीजें उगाते हैं, एक फार्मर क्या क्या चीजें उगाता है, वो सीजन के हिसाब से, जो माहौल है, जिस तरीके की मिट्टी है, जितना पानी अवेलेबल है, बारिश का मौसम है, गर्मी है, मौसम के ऊपर डिपेंड करता है ना कि क्या उगेगा। तो हम ये कहते हैं कि सोशल चेंज के लिए भी एक थोड़ा मौसम बदलना जरूरी है। और वो मौसम बदलने का काम हम इस तरीके से करते हैं कि हम दूसरी संस्थाओं के साथ काम करते हैं, ताकि हम उन्हें भी नारीवाद के बारे में थोड़ा बता सकें, वो भी नारीवाद के बारे में थोड़ा समझ सके, और वहां भी एक ऊंचे लेवल पर भी अगर एक ऊंचे स्तर पर भी थोड़ा बदलाव आए, ताकि ऊपर से अगर मौसम बदलेगा तो शायद जो बाकी लोग हैं वो भी थोड़ा सोचेंगे, थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करेंगे कि हाँ, अब हम थोड़ा बदलाव ला सकते हैं, या अब हमारे पास भी पावर है और हम कुछ कर सकते हैं। आई विल पॉज हियर, एंड अभी अगर कोई सवाल है या कुछ नहीं समझ आया, आप पूछ सकते हैं, एंड मैं उसको दोबारा बता सकती सोशल चेंज नहीं समझ आया मेरे को। हूँ। क्या नहीं समझ आया, सॉरी। सोशल चेंज, लीडर ऑफ सोशल। सॉरी मुस्कान, आई डोंट थिंक आई कैन हियर देम प्रॉपर्ली। आर दे सेइंग सोशल सेंस? सोशल चेंज। सोशल चेंज, अच्छा। सोशल चेंज का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी तरीके का सोसाइटी है और किसी भी तरीके का सोसाइटी में बदलाव लाना चाहते हैं, तो उसे ही हम सोशल चेंज कहते हैं। सामाजिक बदलाव। किसी भी तरीके का चेंज, किसी भी तरीके का बदलाव एक समाज में, आ, उसे सोशल चेंज कहते हैं। तो अभी तक जो अर्शिया ने बताया ओएफसी के काम के बारे में कि वो क्या पाना चाहते हैं और किन 2 तरीकों से कर रहे हैं, उसमें कोई डाउट? अच्छे से समझ आया कि क्या करना चाह रहे हैं? दीदी वो युवाओं को कैसे इकट्ठा करते हैं, उनको कैसे बताते हैं? सुनाई देंगे हमें। युवाओं के साथ हम कुछ कुछ जगह पे काम करते हैं। जैसे हमारा एक फेलोशिप है, जहाँ पे हम फेमिनिस्ट लीडरशिप की बात करते हैं, जो कि मुस्कान, कैन यू हेल्प मी ट्रांसलेट फेमिनिस्ट लीडरशिप इन सिंपलर टर्म्स? फेमिनिस्ट लीडरशिप फेलोशिप मतलब उसमें क्या क्या होता है, एक बार आप बताओ ताकि देन आई कैन।
So the fellowship where there it's a knowledge building activity, no, sorry, knowledge building fellowship and skill building fellowship. उसमें हम feminist leadership और social justice के बारे में बात करते हैं और उनके intersections के बारे में बात करते हैं. और ये यूथ विमेन के लिए है, यंग विमेन? हाँ, this is primarily for young women, but I also want to share more कि this time we opened it up to a larger audience and मैं उसका logic भी समझाना चाहती हूँ कि वो क्यों हमने किया. ओके, तो अपर्णा आपका आंसर ये कि एक तरीका है इस फेलोशिप के जरिए जिसमें वो यंग लड़कियों के साथ, यंग औरतों के साथ काम करते हैं, उनको अपस्किल करते हैं, उनकी लीडरशिप बढ़ाने पर काम करते हैं. ये एक तरीका है, लेकिन अभी फिलहाल उन्होंने और ज्यादा यूथ के लिए भी ओपन किया है, सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं. हाँ, सॉरी, अभी हमारा फेलोशिप जो है वो ओपन है औरतों के लिए, हाँ, लेकिन हमने सिर्फ यूथ तक सीमित नहीं रखा, क्योंकि हमने ये देखा है कि जब हम जिस किसी भी सोशल चेंज की हम बात करते हैं ना, कभी कभी क्या होता है कि इस चीज के बारे में पढ़ने के लिए, इस चीज के बारे में समझने के लिए, या तो आप शुरू से, आपके बचपन से ही आपका जिस तरीके से आपको बड़ा किया है, आपको थोड़ी समझ होगी इन सब चीजों की, नहीं होगी तो फिर शायद आप कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, आगे पढ़ते लिखते हैं, तब थोड़ा समझ में आता है कि हाँ, इस चीज की जरूरत है. तो हमने ये देखा है कि जिन लोग के साथ हम काम करते हैं उनके पास हमेशा आ, वो टाइम या वो पैसा नहीं होता कि वो फीस पे कर सके इस सब चीजों के बारे में समझने के लिए, इसके बारे में पढ़ने लिखने के लिए. और हमारा ये भी मानना है कि सोशल चेंज में सिर्फ युवाओं का रोल नहीं है, है ना. कभी कभी क्या होता है कि लोगों को 40 साल में जाके समझ आता है कि हाँ, कुछ गलत हो रहा है इस समाज में और उस समाज को बदलने की जरूरत है. या कभी कभी लोगों को 30 साल की उम्र में समझ आता है कि समाज में कुछ बदलने की जरूरत है. और हमने ये देखा है कि कोई भी फेलोशिप या कोई भी ऐसे जो प्रोग्राम होते हैं वो काफी युवाओं के लिए होते हैं, लेकिन बाकियों का क्या, जो 30 साल के हैं या जो 40 साल के हैं, जो अब समझ रहे हैं कि समाज को बदलने की जरूरत है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता अगेन कि कैसे, किस तरीके से शुरुआत करें, है ना. तो इस बार हम लोगों ने क्या किया, इस बार हमने फेलोशिप में युवाओं के साथ साथ थोड़े एज उम्र बढ़ा दी, और हमने बोला कि 18 से लेके 45 साल तक, 18 to 45, कोई भी विमेन एंड क्वेयर फोक्स, तो हम औरतों के साथ तो काम करते ही करते हैं, लेकिन हम बाकी जेंडर माइनॉरिटीज के साथ भी काम करते हैं. तो ये फेलोशिप जो है सिर्फ उन्हीं के लिए ओपन है. और हमने ये प्रोग्राम जो किया है, ये हमने पिछले 5 साल से करते आ रहे हैं, और इसका एप्लीकेशन हम फिर से ओपन करने वाले हैं अब दोबारा नेक्स्ट ईयर के लिए, अगले साल के लिए. और हम ये चाहते हैं कि इसको भी हम थोड़ा आगे लेके जा सकें, तो अगले एक नहीं तो अगले 2 साल में हम एक तो ऑफलाइन लेके जा सके, क्योंकि कोविड के दौरान हमको पूरा ये ऑनलाइन करना पड़ा. तो अब हम ऑनलाइन से ऑफलाइन नहीं हो पाए हैं, लेकिन हमारा फायदा ये हुआ कि ऑनलाइन करने पर हमने ये सिर्फ इंडिया के लिए, सिर्फ हमारे भारत के लिए नहीं रखा, हमने पाकिस्तान के लिए भी ओपन किया, हमने श्रीलंका के लिए ओपन किया. तो यहाँ पे इस प्रोग्राम में जो हमारे साथ लोग जुड़े वो सिर्फ भारत से ही नहीं थे, वो पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन सब जगहों से भी जुड़ पाए थे, क्योंकि ऑनलाइन हो गया ना, तो जिसके पास इंटरनेट था, जो मैनेज कर पाया वो जुड़ सके. अब हम आगे चल के ये चाहते हैं कि हम थोड़ा भारत में इसको कई कई जगह पर ऑफलाइन लेके जा सकें, ताकि हम एक दूसरे के साथ सामने बैठ कर बात कर सके. और दूसरा ये कि एक ऑनलाइन हम रन करेंगे, ताकि भारत के साथ साथ हम बाकी देशों के साथ जो हम जुड़ चुके हैं उनके साथ भी ये इस तरीके का रिश्ता बना रहे, और उनके साथ भी हम काम कर सके. तो एक तो हमारा ये प्रोग्राम है. दूसरा ये है कि वन फ्यूचर फेस्टिवल उस प्रोग्राम का नाम है. और इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें हम किसी भी संस्था के साथ एक वर्कशॉप करते हैं, और या कोई ऐसे इस तरीके का सेशन करते हैं, एंड इसके टॉपिक्स अलग अलग होते हैं. जैसे हम बात करते हैं नारीवाद की, या जेंडर सेक्स एंड सेक्सुअलिटी की, इसके अलावा क्या, सोशल चेंज की, सोशल जस्टिस की बात करते हैं. तो समाज में कैसे न्याय
एक ऐसा समाज जो सबके लिए इक्वल हो, जहाँ सबको न्याय मिल सके, जहाँ सबको एक्सेस हो, सब पढ़ लिख सके, सबके पास साफ पानी हो, टॉयलेट्स हो। तो इस तरीके की हम बात करते हैं युवाओं के साथ। एक और जो मैंने हीलिंग की बात करी या जो जस्टिस की बात करी, उसमें हम क्या करते हैं कि हम एक हेल्पलाइन चलाते हैं। तो अगर वो हम बोलते हैं कि जैसे कभी अगर आप अपने घर वालों से बात करें मेंटल हेल्थ के बारे में, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में, तो शायद वो लोग बोलेंगे कि ये तो ऐसा कुछ होता नहीं है। मेरे घर में तो ऐसे ही बोलते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य कुछ नहीं होता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है, अगर आप उदास हैं ज्यादा, तो आप बाहर चले जाइए, एक वॉक पे चले जाइए, तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कभी कभी ठीक नहीं होता है बाहर जाने के बावजूद भी। तो अगर कभी बहुत उदासी है या आपका जी घबरा रहा है और आप किसी से बात करना चाहते हैं, तो आप उस हेल्पलाइन पे हमें कॉल कर सकते हैं। हम हेल्पलाइन में इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाएं अवेलेबल हैं। तो आप चूज कर सकते हैं कि आप इंग्लिश में बात करना चाहते हैं हेल्पलाइन पर या हिंदी में। आ, वो एक हेल्पलाइन हो गया। दूसरा ये हो गया कि हमने ये देखा है जैसे जैसे युवा जो है पढ़ लिख कर काम करना शुरू करते हैं। जब आप कहीं काम शुरू करते हैं तो आपके हक क्या हैं, एक वर्क प्लेस में आपके राइट्स क्या हैं, आपके हक क्या हैं, एक संस्था को आपको कितना पे करना चाहिए, आपको कितनी छुट्टी मिलनी चाहिए, आपका कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से आना चाहिए, इस तरीके के काफी सवाल होते हैं। तो उसको हम लेते हैं। और उसके लिए हमने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वो किया है, सेटअप किया है, जिसे हम बोलते हैं लेबर डेस्क। सो लेबर राइट्स, श्रम अधिकार, उसके लिए हमने लेबर डेस्क ऑनलाइन सेटअप किया है। उसका मतलब ये है कि आप ऑनलाइन जाकर हमसे आधे घंटे का कॉल बुक कर सकते हैं, ये समझने के लिए कि आप जब काम शुरू करते हैं या आप पढ़ लिख कर किसी संस्था में आपको जॉब मिल गई है, तो आपके उस संस्था के अंदर आपके क्या अधिकार हैं। वहां पे भेदभाव नहीं हो सकता है। अगर कोई व्हीलचेयर पर है या अगर कोई सुन नहीं सकता, तो उस उनके लिए किस तरीके के अधिकार एक वर्क प्लेस में है, क्या क्या चीजें वो मांग सकते हैं अपनी संस्था से, ये सब चीजें हम वहाँ एक आधे घंटे की कॉल में लोगों को बताते हैं। और यहाँ पर ये है कि अगर किसी को इस तरीके की मदद चाहिए, वो हमारे साथ एक आधे घंटे की कॉल सेटअप कर सकते हैं हमें कांटेक्ट करके। तो ये है। दूसरा एक हम सर्वाइवर लिबरेशन प्रोग्राम रन करना चाह रहे हैं। उसमें हम जो जेंडर बेस्ड वायलेंस, हिंसा, Muskan, can you help me out here? Sorry. For survivor liberation program for survivors of violence, those who are survivors of sexual and gender-based violence. जेंडर बेस्ड वायलेंस का मतलब जो लड़का लड़की के साथ भेदभाव हो गया या फिर जो हिंसा होते हैं, भेदभाव भेदभाव या फिर हिंसा, हम्म। जो मतलब मारपीट हो गई या फिर गाली वाली चीजें हो गई, जो महिलाओं और पुरुषों में दोनों के साथ होते हैं। तो हम उनके साथ काम करना चाह रहे हैं। अब हम उसमें क्या कर रहे हैं कि हम ये जानते हैं कि काफी सारी संस्थाएं हैं जो ऐसे लोगों के साथ ऑलरेडी काफी अच्छा काम कर रहे हैं, है ना। तो हम ये नहीं चाहते कि हम शुरू से कुछ एकदम नया शुरू करें। हमें पता है ऑलरेडी कि काफी संस्थाएं हैं जो इनके साथ काम कर रही हैं, तो हम उनके साथ पार्टनरशिप करेंगे, ताकि हम उन्हें सिर्फ एक मानसिक स्वास्थ्य के नजरिए से एक प्रोग्राम रन करेंगे इन पार्टनरशिप विद अदर ऑर्गेनाइजेशंस, जो बाकी संस्थाएं हैं जो इन लोगों के साथ ऑलरेडी काम कर रही हैं। उसमें वंस अगेन वो औरतें हो सकती हैं, ट्रांसजेंडर लोग हो सकते हैं, क्वेयर लोग हो सकते हैं, जो हम बोलते हैं LGBTQI, वो उस कम्युनिटी के सर्वाइवर्स के साथ हम ये काम करना चाहते हैं। तो ये कुछ कुछ प्रोग्राम्स मैंने बताए हैं। एक हम जैसे मुस्कान ने बोला उन्हें भी पढ़ना अच्छा लगता है, तो एक हम बुक क्लब रन करते हैं। हमने ये देखा है कि जितनी भी किताबें हमें मिलती है, काफी बार जो जिन लोगों ने लिखी होती है वो भारत से नहीं होते हैं।
और अगर मैं नारीवाद की बात करूं तो वहां पर भारतीय लोगों की लिखी हुई किताबें हैं, कम है, लेकिन लोगों को शायद इतना पता नहीं है, जिन लोगों के साथ हमने स्पेशली काम किया है। तो हम एक बुक क्लब रन करते हैं, उसका नाम है संस्कारी। संस्कारी आप समझते हैं वर्ड? हाँ। संस्कारी लड़कियां, संस्कारी गर्ल्स बुक क्लब, तो हम उसे बोलते हैं संस्कारी गर्ल्स बुक क्लब। और वहां पर हम ये नारीवाद को लेकर बुक्स पढ़ते हैं, लेकिन साउथ एशिया, तो भारत हो गया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, यहाँ से जिन लोगों ने बुक्स लिखी हुई है, क्योंकि जो हमारा कल्चर है वो शायद एक यूरोप या यूएस वाला कल्चर नहीं है। तो जब हम ये किताबें पढ़ते हैं तो हमें शायद थोड़ा ऐसा भी समझ आता है कि हाँ, हमारे में और शायद पाकिस्तान के कल्चर में इतना फर्क नहीं है। तो इसीलिए हम ये बुक क्लब भी रन करते हैं। तो ये कुछ प्रोग्राम्स हैं हमारे, जिसके थ्रू हम युवाओं के साथ ज्यादातर काम करते हैं। बाकी जो हमारा जो संस्थाओं के साथ काम होता है, उसमें हम उसमें हमारा ज्यादा हम ये नहीं कह सकते कि उसमें हम सिर्फ युवाओं के साथ काम करते हैं, क्योंकि जब हम एक संस्था के साथ काम करते हैं तो उसमें तो अलग अलग उम्र के लोग होते हैं ना। तो वहां पर हम ये नहीं बोलते कि हम सिर्फ युवाओं के साथ काम करते हैं, हम कहते हैं कि सिर्फ हम संस्था के साथ काम करते हैं, और वहां पर अलग अलग उम्र के लोग हैं। एक वो है। दूसरा हम ये करते हैं कि इंफॉर्मेशन देने के लिए या नॉलेज बढ़ाने के लिए किस तरीके के रिसोर्सेज डेवलप किए जाए। तो हम रिसर्च करते हैं, हम बुक्स पब्लिश करते हैं। अभी रिसेंटली भी हमने एक पब्लिश किया है, जो कि ये सर्वाइवर्स ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस के लिए ही है। और हम पॉडकास्ट बनाते हैं, हम और क्या करते हैं, तो दैट्स रिसर्च के द्वारा हम ये पॉडकास्ट, बुक्स, ये सब पब्लिश करते हैं, जो कि फिर हम वेबसाइट पर अवेलेबल करते हैं। कुछ कुछ चीजें फ्री डाउनलोडेबल हैं, तो आप फ्री में वो एक्सेस कर सकते हैं। कुछ कुछ चीजें पेड होती है, लेकिन हम जहाँ पर हम पैसा भी मांगते हैं तो हम वो मिनिमल रखते हैं, ताकि हम ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। क्योंकि हम समझते हैं कि जिन लोगों के साथ हम काम करने हैं, शायद उनके पास इतना इतना पैसा नहीं होगा कि वो ये बुक्स खरीद सके। तो इसीलिए जब हम प्राइसिंग या जब हम ये सोचते हैं कि हम इस बुक को किस किस रेट पर बेचेंगे, तो हम वो भी मिनिमल रखते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसे खरीद सके और ज्यादा से ज्यादा लोग समझ सके। अभी एक बात ये है कि जो भी मैं ये बता रही हूँ, ये बुक्स हो गए या पॉडकास्ट हो गए, फिलहाल जो है ये सब कुछ इंग्लिश में अवेलेबल है। क्योंकि हम पूरे भारत के साथ काम करते हैं, तो हमने ये देखा है कि इंग्लिश में काम करना थोड़ा एक आसान रहा है, रिसोर्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि हमारे पास जितना रिसोर्सेज हैं, जितना हम कर सकते हैं, हम इंग्लिश में ही काम करते हैं। बट फिलहाल ऐसा है, एंड आई होप कि आगे जाकर हम थोड़ा बदलेंगे। हम ये भी कोशिश करें कि किस तरीके से और भाषाओं के साथी ला सके अपनी टीम में, जो हमें हेल्प कर सके कि दूसरे ऐसे लोगों तक पहुंचने के लिए जहाँ शायद इंग्लिश इतना नहीं आता लोग, या इतना समझ नहीं आता, या इतना बोल नहीं सकते। समझ आता है, बोल नहीं सकते, अलग अलग लेवल की अंडरस्टैंडिंग होती है भाषाओं की भी, तो एक वो भी है। Muskan, I see that we have only less than 1 minute, so I will pause here Yes, and I'll I'll join restart. back.